नमस्कार मित्रों, मैं हूं उदय सिंह शेखावत और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी इस परिवर्तनशील संसार में अमर नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य से अमरत्व तो छीन लिया, परंतु एक दूसरी शक्ति देकर उसे अपने जनन द्रव्य अर्थात जीन और डीएनए के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जैसी नई संतानें उत्पन्न करने की शक्ति भी दे रखी है। इसे प्रजनन शक्ति या रिप्रोडक्टिव पावर कहते हैं। प्रजनन क्षमता का प्रयोग करके मनुष्य अपने जैसी आकृति वाले कई प्राणी दुनिया में ला सकता है। आपको दुनिया में दिख रही इतनी सारी आबादी इसी प्रजनन क्षमता का ही परिणाम है। प्रजनन की यह प्रक्रिया स्त्री और पुरुष के मिलन के बिना संभव नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने स्त्री और पुरुष इन दोनों की ही रचना की। प्रजनन शक्ति सृजन करने की शक्ति है। इसलिए प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लोगों के लिंग और योनि की उपासना करने के साक्ष्य मिलते हैं। शिवलिंग शिव और शक्ति अर्थात लिंग और योनि के मिलन से सृष्टि के सृजन का ही प्रतीक हैं। प्रजनन शक्ति को समझने सबसे पहले हमें प्रजनन तंत्र को समझना होगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले पुरुष के प्रजनन तंत्र की ओर दृष्टि डालते हैं। इसे इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। पुरुष के प्रजनन तंत्र में सामान्य अवस्था में 3 से 4 इंच लंबा एक जनन अंग होता है, जिसे लिंग या शिशन अथवा इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। इसके अंदर से जो मार्ग बाहर को खुलता है उसे यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग कहा जाता है। इसी मार्ग से कॉपुलेशन के समय वीर्य या सीमेन भी बाहर आता है। सीमेन में ही शुक्राणु अर्थात स्पर्म उपस्थित होते हैं। पेनिस के नीचे एक थैले नुमा संरचना होती है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम में एक जोड़ी वृषण या टेस्टीज पाए जाते हैं जो शरीर से बाहर लटकते रहते हैं, क्योंकि शरीर के भीतर का ताप अर्थात टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता। स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, जिसे हिंदी में शुक्राणु जनन कहते हैं। स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है। यही कारण है कि वृषण अर्थात टेस्टीज शरीर के बाहर स्क्रोटम में लटके होते हैं। सर्दियों में यह शरीर के पास सिमट जाते हैं और गर्मियों में ढीले होकर शरीर से दूर लटके होते हैं। ऐसा यह तापमान को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। एक वृषण को टेस्टिकल भी कहा जाता है। टेस्टिकल से एक नलिका निकलकर ऊपर की ओर जाती है, जिसके कई भाग होते हैं। टेस्टिकल के पास का भाग एपिडिडाइमिस कहलाता है, जिसे हिंदी में अधिवृषण भी कहते हैं। इससे ऊपर का भाग
वैस डिफरेंस कहलाता है। पुरुष नसबंदी अर्थात वैसेक्टॉमी के समय नलिका के इसी वैस डिफरेंस वाले भाग को ही काट कर बांध दिया जाता है, जिससे सेक्स या कॉपुलेशन के समय शुक्राणु मतलब स्पर्म बाहर नहीं आ पाते और फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं होती। वैस डिफरेंस के बाद नलिका के ऊपरी भाग को स्पर्म डक्ट या शुक्र वाहिनी कहते हैं, जो शुक्राशय या सेमिनल वेसल में जाकर खुलती है। यहाँ से इसका संपर्क पुरुषार्थ ग्रंथि अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड से भी होता है, जिसमें सीमेन या वीर्य का निर्माण होता है। वास्तव में वीर्य या सीमेन वह पदार्थ है जिसमें से शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त होता है और वे सीमेन के भीतर सुरक्षित व जीवित बने रहते हैं। पेनिस या लिंग पुरुषों का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जो सामान्य अवस्था में तो लचीला बना रहता है और 3 से 4 इंच ही लंबा होता है, परंतु कॉपुलेशन या सेक्स उत्तेजना होने पर यह फैलकर 6 से 7 इंच तक बड़ा, मोटा व हार्ड अर्थात कड़ा हो जाता है, जो कॉपुलेशन के समय फीमेल पार्टनर की वैजाइना में प्रवेश करके स्पर्म को इजैकुलेट करता है, मतलब स्पर्म मुक्त करता है। इस क्रिया के पश्चात यह फिर से अपने सामान्य रूप में लौटकर लचीला हो जाता है। आगे सबसे महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वह ये है कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन ही शुक्राणुओं के निर्माण के लिए टेस्टिकल्स को प्रेरित करता है। टेस्टिकल्स में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन द्वारा शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, अर्थात इसे ही शुक्राणु जनन कहते हैं। अतः शुक्राणु जनन के लिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा होना आवश्यक है। फल, हरी सब्जियां, सूखा मेवा व दूध के सेवन से और व्यायाम करने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। शुक्राणु या स्पर्म के 3 भाग होते हैं। पहला हेड, दूसरा नेक और तीसरा टेल। हेड में क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र व केंद्रक होते हैं, जबकि इसकी नेक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है और टेल में टेल जो होती है वो उसे आगे की ओर बढ़ने में मदद करती है। आइए अब समझते हैं महिलाओं के प्रजनन तंत्र को, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इनका दोनों जंघाओं के बीच सबसे निचला भाग योनि या वैजाइना कहलाता है, जो कम से कम 3 इंच और अधिकतम 6 से 7 इंच तक गहरा होता है। उसके बाद यूट्रस मतलब गर्भाशय स्थित होता है, जिसके टिप या मुख को सर्विक्स कहते हैं। यूट्रस की झिल्ली मायोमेट्रियम तथा इसके अंदरूनी भाग की झिल्ली को एंड्रोमीट्रियम कहते हैं। गर्भाशय का संबंध 2 फैलोपियन नलिकाओं से होता है,
और फैलोपियन ट्यूब्स से ओवरीज अर्थात अंडाशय जुड़े होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स के कारण अंडाणुओं अर्थात oocytes या ओवम अथवा एग्स का निर्माण होता है। स्त्रियों में प्रत्येक माह 28 से 30 दिनों के अंतराल पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब मासिक चक्र चलता है, जो कि कम से कम 3 और अधिकतम 5 दिनों का होता है, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग अर्थात ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है और ओवम या एग फर्टिलाइजेशन के लिए अंडवाहिनी मतलब ओविडक्ट में आ जाता है और स्पर्म के आने का वेट करने लगता है और फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। फिर एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण बनता है। वह गर्भाशय की भीतरी परत एंडोमेट्रियम के साथ प्लेसेंटा या अपरा की सहायता से जुड़ जाता है और विकसित होने लगता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ओव्यूलेशन के दौरान आए हुए एग तथा एंडोमेट्रियम दोनों नष्ट होने लगते हैं और इन्हीं के नष्ट होने के कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग के द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। महिलाओं में यह मासिक चक्र अधिकतम 45 से 50 वर्ष तक ही चलता है और फिर समाप्त हो जाता है, अर्थात इसके पश्चात स्त्री संतान को जन्म नहीं दे सकती। यह घटना रजोनिवृत्ति कहलाती है। इंग्लिश में इसे मेनोपॉज कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्त्रियां सेक्स के दौरान पुरुषों की तुलना में देर से ऑर्गेस्म अर्थात चरम सुख तक पहुंच पाती हैं। यदि स्त्रियों की योनि या वैजाइना की चर्चा करें तो इसकी शुरुआत में ही हाइमेन नाम की एक झिल्ली होती है जो स्त्री के कौमार्य को दर्शाती है। कई बार यह झिल्ली खेल कूद, दौड़ भाग या साइकिलिंग करने के दौरान अथवा चोट लगने से भी फट सकती है, अतः इसे लेकर मन में कोई भी गलत धारणा नहीं पालनी चाहिए। स्त्रियों की योनि के हल्का सा भीतर का ऊपरी भाग क्लाइटोरिस कहलाता है, जिसमें पेनिस अथवा किसी अन्य माध्यम से होने वाला घर्षण उन्हें असीम यौन आनंद की अनुभूति कराता है। महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब्स को काटकर बांध देने की प्रक्रिया ट्यूबेक्टोमी या महिला नसबंदी कहलाती है, जो गर्भधारण को रोकने में अत्यंत कारगर उपाय है। इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन मतलब बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए सबसे कारगर उपाय है कि कॉपुलेशन अथवा यौन संबंध बनाते समय कॉन्डम का प्रयोग करना। कॉन्डम अंडाणुओं और शुक्राणुओं को आपस में मिलने से तो रोकते ही हैं, साथ ही ये एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीजेस या बीमारियों जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, एचआईवी एड्स आदि से भी रक्षा करते हैं। कॉन्डम्स पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए ही मार्केट में उपलब्ध हैं।
चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कॉन्डम्स का प्रयोग सेक्स से पूर्व किस प्रकार किया जाता है। पुरुष इन्हें पेनिस पर पहनते हैं और महिलाओं द्वारा इन्हें योनि में अंदर फिक्स कर दिया जाता है। यह जरूरी नहीं कि दोनों पार्टनर कॉन्डम पहने, दोनों में से किसी एक को ही ये प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है। दोनों की सुरक्षा के लिए किसी एक का ही कॉन्डम पहनना पर्याप्त है। अब बात आती है प्रेगनेंसी टेस्ट की। तो इसकी जांच के लिए एक प्रेगनेंसी किट का प्रयोग किया जाता है, जो स्त्रियों की यूरिन में प्रेगनेंसी के दौरान निकलने वाले हार्मोन HCG, जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, इसकी जांच करती है। और यदि यूरिन में यह हार्मोन उपस्थित होता है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब यदि बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की, अर्थात पुत्र अथवा पुत्री की जांच की, तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों में ही 22 जोड़ी गुणसूत्र XX ही होते हैं, अर्थात एक समान होते हैं। परंतु 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, क्योंकि इसी से शिशु के लिंग का निर्धारण होता है। यदि पुरुष का 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र स्त्री के 23वीं जोड़ी के X गुणसूत्र से मिलता है तो संतान कन्या अर्थात लड़की होती है। और यदि पुरुष की 23वीं जोड़ी का Y गुणसूत्र स्त्री की 23वीं जोड़ी के X गुणसूत्र से मिलता है तो संतान पुत्र अर्थात लड़का होता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार।